ये दोनों एक ही तस्वीरें हैं, एक ही महिला नक्सली के हैं। आप इस ड्रेस को देखिए, महिला के इस ड्रेस को देखिए और इसमें देखिए, ये वर्दी वही है, नया वर्दी पहना देगा, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ड्रेस आपको जो दिख रहा है, ये ड्रेस उस महिला ने पहना था। क्योंकि देवजी चाहता था कि उसकी सुरक्षित उसका पुनर्वास हो जाए, उसका समर्पण हो जाए और इसके बाद सरकार द्वारा उसको कुछ विशेष प्रिविलेज मिले। यही वजह है कि उसने हिड़मा की बलि चढ़ा दी। तो लोग ये जानना चाहते थे, बहुत उत्सुक थे कि आखिर हिड़मा दिखता कैसे है। हर घटना की जब आप बोलते हैं कि 76 जवानों की हत्या के पीछे कौन है, हिड़मा है, तो लोगों को लगता था यार वो कोई बलशाली व्यक्ति होगा, रेम्बो जैसी इसकी पर्सनालिटी होगी। उस पर्सनालिटी को, उस किरदार को गढ़ने का काम नक्सल संगठन ने किया और यही वजह है कि अपने मारे जाने से पहले तक हिड़मा की जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो कुछ एक तस्वीरें हैं, या तो वो नक्सलियों की प्रोफाइल से निकाली गई, जो नक्सली खुद अपनी प्रोफाइल तैयार करते हैं, या फिर वो धोखे से खींची गई, यानी कि किसी वीडियो में हिड़मा दिख गया और वहां से उसकी पहचान की गई। तो उसने अपनी तस्वीर तक सामने नहीं आने दी थी। एक और दिखाना चाहूँगा मैं, ये इसको देखिए, ये हिड़मा की पत्नी है, राजन्ना है, उर्फ राजे है, नाम उसका बुदरी भी है। तो ये देखिए बटन, ये बटनों को जो पैटर्न देखिए लगाने का, ये कॉलर के करीब वाला एक बटन है जो शर्ट के दूसरे बटन में लगा है, दूसरे जगह, और जो पहला है बटन ये ऊपर है। तो ये कुछ चीज़ें जो देखने को मिली हैं इस पूरे मुठभेड़ में, और कहीं ना कहीं ये फर्जी नज़र आ रहा है। नक्सलवाद का चेहरा हिड़मा मारा गया। हिड़मा जब जिंदा था तब भी चर्चाओं में था और अब जब मारा गया तो भी चर्चाओं में है, क्योंकि कई सारे जो सवाल है वो हिड़मा ने पीछे छोड़ के गया है। और नक्सलियों ने जो पर्चा जारी किया, उसके बाद मनीष कुंजाम ने जो आरोप लगाए हैं, उस तमाम सवालों को लेकर आज हम बात करने आए हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ संजय भैया हैं। संजय भैया, जिस प्रकार से नक्सलियों का पर्चा आया है, उस पर्चे में क्या कुछ लिखा है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि नक्सली का जो मेन चेहरा था हिड़मा, वो अब मारा गया है। जी देखिए, हर बड़ी घटना के बाद नक्सली पर्चा जारी करते हैं और नक्सली उस बारे में क्या सोच रहे हैं, नक्सली उस घटना को कैसे देखते हैं, इस बारे में नक्सली अक्सर पर्चों के द्वारा अपनी बात कहते हैं। क्योंकि हिड़मा उनका बहुत महत्वपूर्ण कमांडर था। ऐसे में जब हिड़मा मारा गया तो सभी को इंतजार था कि नक्सली इस बारे में आखिर क्या कुछ कहते हैं। तो नक्सलियों के आधिकारिक प्रवक्ता अभय के द्वारा ये पर्चा लिखा गया है। ये पद कुछ दिनों पहले तक वेणुगोपाल राव के पास था, जिसे हम सोनू दारा के नाम से जानते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे सूत्र बताते हैं, कि देवजी खुद ही अभय के नाम से पत्र जारी करता है। तो इस पत्र में लिखा हुआ है कि हिड़मा इलाज के लिए विजयवाड़ा गया हुआ था, जहां से वहां के एसआईबी ने उसे पकड़ा और इसके बाद एक फर्जी इनकाउंटर में उसे मार दिया गया। इसके अलावा उसमें हिड़मा की प्रोफाइल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। लेकिन ये पर्चा जब आता है, इसकी टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये पर्चा जिस वक्त आया उससे ठीक 1 घंटे पहले आपके सुकमा के और बस्तर के बड़े आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। मनीष कुंजाम ने कहा कि देवजी, जो कि नक्सल संगठन का फिलहाल प्रमुख है, और ऐसा माना जाता है कि हिड़मा उसी का सबसे प्रमुख कमांडर था, क्योंकि देवजी ही नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। तो मनीष कुंजाम ने कहा है कि देवजी ने ही हिड़मा और उसके साथियों को मरवा दिया और 50 साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि देवजी ने समर्पण के बहाने हिड़मा और उसकी टीम को आंध्र प्रदेश बुलवाया और इसके बाद वहां देवजी, हिड़मा, उसकी पत्नी और 13 साथियों का इनकाउंटर हो जाता है और 50 अन्य नक्सली आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार हो जाते हैं। ये सारे नक्सली बस्तर के रहने वाले थे। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है क्योंकि देवजी चाहता था कि उसकी सुरक्षित उसका पुनर्वास हो जाए, उसका समर्पण हो जाए और इसके बाद सरकार द्वारा उसको कुछ विशेष प्रिविलेज मिले। यही वजह है कि उसने हिड़मा की बलि चढ़ा दी। तो फिलहाल ये एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। देवजी पे बड़ा आरोप लगा, उसके बाद तुरंत एक लेटर आता है जो खुद देवजी ने लिखा है, जिसमें उसने कहा कि विजयवाड़ा में पुलिस ने उठाकर हिड़मा का फर्जी इनकाउंटर कर दिया। तो फिलहाल ये आरोप है जिसपे एक दोनों ओर से आरोपों का दौर जारी है। देखिए, एक तरफ सोशल मीडिया में लगातार जो है हिड़मा को बस्तर के साथ जो है देश दुनिया के लोग क्रांतिकारी बता रहे हैं। इस क्रांतिकारी चेहरा और हिड़मा का चेहरा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिड़मा नक्सल संगठन का सबसे अधिक रहस्यमय किरदार था। हर घटना के पीछे ये बताया गया कि इसके पीछे हिड़मा ही है। हर बड़े नक्सल हमलों के पीछे ऐसा बताया गया कि इसके पीछे हिड़मा है, लेकिन हिड़मा ने इस बात का बहुत ख्याल रखा,
संगठन इस बात का बहुत ख्याल रखा कि हिड़मा कभी भी एक्सपोज ना हो, हिड़मा का चेहरा कभी भी मीडिया के सामने ना आए। इसलिए अपने पूरे 34 साल वो संगठन में रहा, किसी मीडिया संस्थान को उसने ना टीवी पे इंटरव्यू दिया, ना ही उसने कभी प्रिंट पे इंटरव्यू दिया। तो उसने अपने किरदार को बहुत रहस्यमय बना के रखा। यही वजह है कि लोग ये जानना चाहते थे, बहुत उत्सुक थे कि आखिर हिड़मा दिखता कैसे है। हर घटना की जब आप बोलते हैं कि 76 जवानों की हत्या के पीछे कौन है, हिड़मा है, तो लोगों को लगता था यार वो कोई बलशाली व्यक्ति होगा, रेम्बो जैसी इसकी पर्सनालिटी होगी। उस पर्सनालिटी को, उस किरदार को गढ़ने का काम नक्सल संगठन ने किया। और यही वजह है कि अपने मारे जाने से पहले तक हिड़मा की जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जो कुछ एक तस्वीरें हैं, या तो वो नक्सलियों की प्रोफाइल से निकाली गई, जो नक्सली खुद अपनी प्रोफाइल तैयार करते हैं, या फिर वो धोखे से खींची गई, यानी कि किसी वीडियो में हिड़मा दिख गया और वहाँ से उसकी पहचान की गई। तो उसने अपनी तस्वीर तक सामने नहीं आने दी थी। तो अब जब वो मारा गया तो यहाँ ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, कि जिस व्यक्ति ने अपनी तस्वीर या अपने किरदार तक को इतना छुपा कर रखा, वो अचानक ही अपने सुरक्षित इलाके से निकल के आंध्र को जाता है, और आंध्र जाने के बाद इतने आसानी से उसका इनकाउंटर कैसे हो जाता है। हालांकि कोई इनकाउंटर आसान नहीं होता, हर इनकाउंटर के पीछे जवानों की मेहनत होती है। लेकिन यहाँ क्योंकि हिड़मा अब तक जिस तरह से उसकी क्षमता थी, युद्ध नीति थी, उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा था कि इतने आसानी से हिड़मा का इनकाउंटर तो नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि जैसे इनकाउंटर हुआ, लगातार लोग सवाल पूछने लगे, इतने आसानी से कैसे मर गया, इसके पीछे क्या कोई साजिश है। और देखिए, मनीष कुंजाम ने भी आरोप लगा दिए, खुद देवजी ने आरोप लगा दिए। तो फिलहाल यही कुछ चल रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे कि जब अब हिड़मा मारा गया, बस्तर से नक्सलवाद जो है अब खत्म होता दिख रहा है, तो बस्तर का जो चित्र है, बस्तर का जो एक चेहरा है, वो कैसा होगा आने वाले समय में? देखिए, क्योंकि नक्सलवाद जब खत्म होगा तो सभी लोग बस्तर को एक अवसर के तौर पे देखेंगे। सरकार भी बस्तर को अवसर के तौर पे देखेगी। सरकार चाहेगी यहाँ डेवलपमेंट हो, जो उसे चाहना चाहिए। जो उद्योगपति हैं उन्हें भी यहाँ अवसर नजर आएगा। इतनी खुली ज़मीनें, इतनी बेहतरीन संसाधनों वाली ज़मीनें उन्हें देश में और कहीं नहीं मिलेगी। तो सभी के लिए बस्तर एक अवसर की तरह है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकार की, पत्रकारों की, विपक्ष की। एक शब्द मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, जो युवा हैं, कि हिड़मा मर गया, बस्तर की जल जंगल जमीन को कौन बचाएगा, तो ये सबकी हार है। ये सरकार की हार है, ये विपक्ष की हार है, ये पत्रकारों की हार है कि आज देश के युवा ये सोच रहा है कि हिड़मा जल जंगल जमीन बचा रहा था। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी थी सरकार की, जिम्मेदारी थी विपक्ष की, जिम्मेदारी थी पत्रकारों की। तो ये हम सबकी मिलीजुली हार थी। तो अब हमें इस बात को उन युवाओं तक स्थापित करना है कि नहीं, बस्तर का जल जंगल जमीन सुरक्षित रहेगा, यहाँ आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हिड़मा के मारे जाने से हमें खुश होने से ज़्यादा इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। फिलहाल बाकी तो आप लोग सतीश भाई हैं, बहुत बेहतर बताएंगे बस्तर के। देखिए, हमारे साथ संजय ठाकुर भैया थे, जो नक्सल मामले के एक्सपर्ट माने जाते हैं और कई बार जो है नक्सल की उन तमाम घटनाओं को कवरेज किया है जब नक्सलवाद का उदय हुआ और आज अंत होते जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश चांडक भी हैं। आपने पूरे हिड़मा के गांव पहुंच के हर इस घटनाओं को आपने अपने कैमरे में पिरोया था, लेकिन आपको सबसे अलग क्या लगा था उस जगह पे जब ग्रामीण वहां पे थे, ग्रामीण एक दूसरे का चेहरा तक रहे थे और ग्रामीण जो थे हजारों की संख्या में हिड़मा को देखने आए थे, तब आप क्या महसूस किए थे? तब ये महसूस किया था मैं कि हिड़मा का जो नाम है वो इतना बड़ा नाम क्यों है। क्योंकि जब वहाँ ग्रामीणों से बात की तो कई ऐसे ग्रामीण थे, कई ऐसे युवा थे जिन्होंने कभी हिड़मा को देखा ही नहीं है। वो सिर्फ देखने के लिए आए थे कि हिड़मा दिखता कैसा है, क्योंकि जिंदे तक तो वो देखे नहीं, तो मरने के बाद में देखने आए थे कि हिड़मा कैसा दिखता है। रही बात गांव की, तो गांव में वो खौफ साफ दिखाई देता है कि हिड़मा का जो डर था, जो दहशत था, वो इन इलाकों में तो दिखता ही है, क्योंकि इन इलाकों में कहीं ना कहीं विकास नहीं पहुंचा। लोग आज भी यही सोच रहे हैं कि जो उन्हें सुनाया जाता था पिछले 40 साल से या पिछले 4 दशकों से जो माओवादी सुनाते थे, आज भी उनके दिमाग में यही है। तो कहीं ना कहीं उस इलाके में दहशत तो देखने को मिला ही, और साथ ही साथ ग्रामीणों में काफ़ी उत्सुकता था कि यार हिड़मा कैसे दिखता होगा, हिड़मा की कहानी क्या है। जब हम गाँव से बात कर रहे थे, हिड़मा अरे हम तो 6 साल पहले गाँव के पास में देखे थे, कोई मतलब सही सटीक हिड़मा की जानकारी भी नहीं दे पा रहा था कि वो शादी कब किया होगा। कोई बोलता है 8 साल पहले किया होगा, नहीं 10 साल पहले किया है। तो ये तमाम चर्चाएं का विषय भी वहाँ पे थी। तो आप जैसे शुरुआत कह रहे थे कि हिड़मा मरने से पहले भी चर्चाओं में था, मरने के बाद भी चर्चाओं में। तो आपने जब उस माहौल को देखा तो कई तरह से
पुअर्ती का वो दृश्य याद आया होगा जब उस गांव में कैंप नहीं खुला था। कैंप खुलने के बाद जिस प्रकार से उस गांव में जो है विकास पहुंचा है, लोग बदले हैं और आसपास के लोग उस गांव में पहुंचे हैं, तो अब सरकार को आगे उस गांव के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, उस इलाके में विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों की ना सोच में भी बदलाव आया। अब उन दिनों की बात करेंगे जब उस इलाके में हम पहले जाते थे कवरेज के लिए, तो जब हम चिंतलनार से अंदर घुसते थे तो हमारे मन में डर रहता था, भय रहता था कि कहीं माओवादी मिल ना जाए। और उसके बाद में पूर्ति तक जाने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। ये तो सच है कि बीच में ही रोका जाता था कि आप क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपके कैमरे चेक होते थे, आपका क्या आने का उद्देश्य है। आज सच मानोगे कि हम कार से पूर्ति जा रहे हो, हिड़मा के घर के आगे कार रुक रही है हमारी। और आज देखने को ये मिला कि एक तरफ हिड़मा की मौत की खबर, घर वाले रो रहे हैं, सिर्फ परिजन रो रहे हैं ना 3-4। उसके बाद पूरा गांव उठ के जस्ट 200 मीटर दूर राहत शिविर में, प्रशासन के शिविर में, उस प्रशासन के शिविर में है जिसको आज तक वहाँ के लोग दुश्मन मानते थे, प्रशासन सरकार को। उस प्रशासन के शिविर में है, जब वहाँ प्रशासन के लोग पहुँचते थे तो लोग गाँव छोड़ के भाग जाते थे। जिन जवानों को देखे गाँव वाले छोड़ के भाग जाते थे। आज वहीं इलाके में जवान उनकी स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं, बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूर्ति में हो रहा है। आपको पता होगा कि जब हम एक समस्या को लेकर गए थे, एसडीएम को बोले थे कि चावल लेने के लिए जब्बा कट्टा के लोग उतना दूर से आ रहे हैं, तत्काल हो गया, वहीं चावल मिलेगा, पूर्ति में चावल मिले लोगों को। तो ये बदलाव बड़ा देखने को मिल रहा है। तो मतलब साफ तौर पर है कि हिंसा किसी भी सभ्य समाज का भला नहीं कर सकता। हिंसा ना जल जंगल ज़मीन को बचा नहीं सकता। हिंसा अगर ऐसा होता तो एनएमडीसी बैडिला ये पहाड़ी नहीं खुदते होती, क्योंकि 4 दशक से माओवाद है। अगर आपको जंगल ज़मीन बचाना है तो हिंसा के अलावा आप जो युवा सोशल मीडिया में लीकर हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आप हिड़मा ही क्यों, आप आगे आइए। बिना हथियार से बहुत सारी बातें हो सकती है। संविधान है हमारे पास, कोर्ट है, कानून है। जो समाज है, सवादी समाज, सर्व समाज जो बस्तर में रहता है, सबकी जिम्मेदारी है, सब आगे आए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी लिखा जा रहा है कि अगर आप बिना हथियार के समाज से निकल कर अगर आप किसी चीज को लेके आवाज उठाते हो तो आप देशद्रोही कहलाओगे, हथियार लोगे तो आप नक्सलवाद कहलाओगे। तो आप हिड़मा को कैसे देख रहे हो? हिड़मा जब मरने से पहले संगठन में था तब का उसका चेहरा था, और अब जब मारा गया तब जिस प्रकार से चेहरा दिखाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, एक चीज़ है, हम किसी को भी किसी की परिभाषा नहीं दे सकते। हिड़मा क्या था क्या नहीं था, या तो हिड़मा जानता है या उसके करीब के लोग जो संगठन में रहे वो जानते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक माओवादी था, ठीक है, एक ऐसा दल का नेता था जो दल हिंसा घटनाओं के बारे में जाना जाता है। कई जवान शहीद हुए हैं, कई ग्रामीण मारे गए, और जो लोग सोशल मीडिया में बैठ के यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठ के अगर वो ज्ञान दे रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, आप एक बार बस्तर आकर देखो, आप उस परिवार से मिलकर देखो जिस परिवार के बच्चे मर गए हैं हिंसक घटनाओं में। आप उस पुलिस वाले जवान के घर में जाकर देखो जिनके बच्चे जो है खो गए हैं। तो आप ये तय नहीं कर सकते ना कि कहाँ क्या कैसे होगा। आप जब उस दौर से गुजरोगे कि एक गांव में अचानक से एक गर्भवती महिला की तबीयत खराब होती है, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचती है क्योंकि गांव तक रोड नहीं है, उसकी रास्ते में उसके बच्चे की मौत हो जाती है, जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं हो, उसकी पीड़ा को आप समझो। या आप उस बच्चे की, एक उस बाप की पीड़ा को समझो जो अपना बच्चा इलाज के जो ज़रूरत से तड़फ रहा है, वो मर गया उसके हाथों में। आप सबको आपको देखना पड़ेगा। और जो हिड़मा की बात है, हिड़मा पहले भी जो उसका चेहरा था और उसके बाद जो हम कवर कर रहे हैं उसको, तो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी हिंसा का समर्थन कर रहे हैं या किसी का महिमा मंडन कर रहे हैं। हमारा दिखाने का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज को, कि आप अगर गलत रास्ता चुनोगे, आप अगर हिंसा का रास्ता चुनोगे तो आपका यही हश्र होगा जो आज हिड़मा का हुआ है। बहुत बड़ा नाम था हिड़मा, लोग उसको बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे पहले दुनिया में जानते थे लोग। अब उसके पीछे उसका कितनी भूमिका थी, किस घटनाओं में उसकी कितनी भूमिका रही है, निर्दोष को मारा है नहीं मारा है, ये सब सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सब कयास लगा है, सब अपना अनुमान लगा, नहीं हिड़मा ऐसा था, नहीं हिड़मा ऐसा था, वो अलग मैटर है। लेकिन ये सच है कि हिड़मा माओवाद संगठन में एक लीडरशिप में था, घटनाओं में शामिल रहा, ये भी सच है। तो आप उसको कैसे आप उसको वो कर सकते हैं? तो ये जनता के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, आपको किसको किस रोल मॉडल में आपको देखना है, वो आप तय करोगे। देखिए, हमारे साथ सतीश चांडक थे जो लगातार जब हिड़मा की मौत हुई तो उसको लेकर और हिड़मा के अंतिम संस्कार तक की पूरी घटनाओं को कवर किया था और हर एक जानकारी दे रहे थे। लेकिन देखिए, हिड़मा एक तरफ मारा गया और कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। उस सवाल को लेके हम अभी चर्चा कर रहे हैं
हमारे साथ सलीम भाई हैं। कई घटनाओं का वहाँ पे जिक्र किया था। मैंने आप ही के चैनल में सुना था जब आप सोनी सोडी का इंटरव्यू कर रहे थे, सोनी सोडी को दिखा रहे थे, तो सोनी सोडी ने किस भाव से जो है आरोप लगाया था, उसको एक बार बताइए। देखिए, इस पूरे मामले में आरोप तो लग रहे हैं, लगातार जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं, सोनी सोडी जी ने भी आरोप लगाया है। आरोप का आधार है और उसी आधार पर ही सब जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस इलाके में लंबे समय से जो काम करते आए हैं, तो उन्होंने जो आरोप लगाया वो उसका आधार मुझे तो दिख रहा है। और पहली बात तो ये है कि हिडमा जो 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहने वाला जो बहुत बड़ा नाम है माओवादी संगठन में, और वो 6 लोगों के साथ मारा जाता है मुठभेड़ में। सुरक्षा बल के जवान आंध्र प्रदेश के वो दावा करते हैं कि हिडमा समेत 6 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि जो 350 और 300 के बीच की जो सुरक्षा जो रहती है, जो लड़ाके उसके आसपास घूमते हैं, वो नहीं थे। ये हो सकता है कि बस्तर में बीते 1-1.5 सालों में लगातार सुरक्षा बलों को जो दबाव बना है नक्सल प्रभावित इलाकों में, इसके कारण बड़े बड़े मुठभेड़ हुए हैं। उन मुठभेड़ों में बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं, सीसी मेंबर मारे गए हैं, बसवराजू जैसे महासचिव मारा गया है। हाँ, बसवराजू जब मारा गया तो उसके साथ भी 28 लोग मारे गए थे नक्सली। और वही इस घटना के बाद से माओवादी जो बड़े नेता हैं वो अपने जो सुरक्षा में जो लड़ाके लगे थे उनकी संख्या को उन्होंने घटा दिया था। लेकिन इतना भी नहीं घटाया था कि वो 4 और 5 की संख्या में रहे। कम से कम 25 नक्सली घूमते थे साथ में जो सुरक्षा के साथ। तो एक बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े मुठभेड़ को जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ इतना बड़ा मुठभेड़ हुआ AOB एरिया में, आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर में, और वहाँ मात्र 6 नक्सली मिलते हैं, वो भी हिडमा अपनी पत्नी के साथ था। तो ये एक बड़ा वो है, सवाल खड़े हो रहा है। और कर्रेगट्टा जैसे इलाके में जब 1-1.5 महीने का जो बड़ा सा ऑपरेशन चला था जिसमें हज़ारों की संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा गया, वो इलाका बहुत सेफ था माओवादियों के दृष्टिकोण से, और जवान उस इलाके तक पहुंच नहीं पाए। उन्हें भारी पसीना बहाना पड़ा, एड़ी चोटी की जोर लगाने के बावजूद वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। वो जो इलाका था बेहद सुरक्षित था। वहाँ हिडमा वहाँ से उस पहाड़ी से उतर कर आता है नीचे, और यहाँ से होते हुए कोंटा के सीमावर्ती जो इलाका, वहाँ से होते हुए वो मारेडमिल्ली घाट चला जाता है। तो ये बड़ा थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है और थोड़ा संदेहास्पद भी है, क्योंकि ये मानने को कोई तैयार नहीं है कि हिडमा जैसा जो इतना बड़ा नेता 6 लोगों के साथ मारा जाए। और इसका एक बड़ा आधार मेरे पास एक है। मैं चाहूँगा कि इसको भी एक बार दिखाएं कैमरा से, कि 2 जो तस्वीरें आए हैं, ये एक तस्वीर ये है, ये महिला नक्सली है देवे, और इसकी जो कपड़े हैं उसको कपड़े को ध्यान से देखिए। और ये उसी दिन सुबह इसे आंध्रा की जो फोर्स है उन्होंने जारी किया था। उसके बाद एक ये आ जाता है वर्दी पहना हुआ। ये दोनों एक ही तस्वीरें, एक ही महिला नक्सली के हैं। आप इस ड्रेस को देखिए, महिला के इस ड्रेस को देखिए, और इसमें देखिए, ये वर्दी वही है, नया वर्दी पहना देगा, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ड्रेस आपको जो दिख रहा है, ये ड्रेस उस महिला ने पहना था। तो साफ तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो मुठभेड़ हुआ है ये फर्जी है। एक और दिखाना चाहूँगा मैं, ये इसको देखिए, ये हिडमा की पत्नी है, राजन्ना है, उर्फ राजे है, नाम उसका बुदरी भी है। तो ये देखिए बटन, ये बटनों को जो पैटर्न देखिए लगाने का, ये कॉलर के करीब वाला एक बटन है जो शर्ट के दूसरे बटन में लगा है दूसरी जगह, और जो पहला है बटन ये ऊपर है। तो ये कुछ चीज़ें जो देखने को मिली हैं इस पूरे मुठभेड़ में, और कहीं ना कहीं ये फर्जी नज़र आ रहा है। और हिडमा मारा जाना था, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। कई सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, कई निर्दोष आदिवासी जो जिन्हें मार दिया गया, उनके परिवारों में दुख का जो पहाड़ टूटा है, उसका सबसे बड़ा कारण हिडमा रहा है। कई बच्चे यतीम हो गए हैं। तो बिल्कुल वो गुनहगार है, उसकी सज़ा सही थी, बट मारने का जो तरीका था वो गलत था।
तरीका इसलिए गलत था क्योंकि वो सरेंडर करने जा रहा था। नहीं देखिए, जिस प्रकार से हिडमा ने जो अपनी क्रूरता दिखाई कि कई सारे मुठभेड़ों में शामिल होकर जो है जवानों के शहादत का जो है कारण ये हिडमा बना था, उसके साथी बने थे। लेकिन हिडमा मारा जाना ये भी सच्चाई था। अगर वो समाज के सामने आता तो ना जाने फिर से एक बार नक्सल संगठन वापस खड़े कर सकता था, इतनी शक्तियां तो हिडमा में थी। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं सवाल खड़े हो रहे हैं मुठभेड़ को लेके, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हिडमा मारा गया मुठभेड़ में, उससे जो लोग हैं तमाम लोग, मैंने जिस दिन हिडमा का शव आया था बताया कि हिडमा मर गया, मुझे दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे, रायपुर से फ़ोन आ रहे थे, बाहर से फ़ोन आ रहे थे। लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे क्या सच में हिडमा मारा गया, क्या सच में हिडमा मारा गया। तो सोचिए ये हिडमा जब मारा गया उसका मुठभेड़ छोटा कैसे हुआ, इस पे क्या सवाल होना चाहिए कि एक मुठभेड़ होता है, उस मुठभेड़ को लेके हम देखिए क्या है, ये हिडमा मारा जाना सच्चाई है, हिडमा मारा गया ये भी सच्चाई है, लेकिन उस मुठभेड़ को लेके जो सवाल उठ रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? वही तो सवाल है ना कि इतना बड़ा कैडर मिलिट्री बटालियन का चीफ हुआ करता था, आज भी उस इलाके में दबदबा था। सुरक्षा बल जितने भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ये मानती हैं कि माओवाद का मतलब हिडमा, हिडमा का मतलब माओवाद बस्तर के लिए। जिस हिडमा को 5 राज्य की पुलिस खोज रही थी। और जितने भी जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो नक्सली नेता हैं और उन्होंने संगठन को यहाँ खड़ा किया, लेकिन फेस था हिडमा का। हालांकि हिडमा को कोई नहीं देखा था, लेकिन इसको आगे करके कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। और जितने भी मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं बिल्कुल होगा मास्टरमाइंड, लेकिन कई ऐसी घटनाओं को अभी जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो नया शामिल हुआ था। और जब इतना बड़ा नक्सली था और इतने बड़े नक्सल घटनाओं में शामिल रहा, अटैक्स में था, और इसके साथ 300 की संख्या में नक्सली लड़ाके साथ रहते हैं, तो वो 6 लोगों के साथ मारा जाना ये बड़ा हास्यास्पद है और संदेहास्पद, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश की जो सुरक्षा बल टीम है, जो पुलिस है, उन्होंने सही ढंग से होमवर्क नहीं किया था। मारना था उसे, लेकिन जब वो सरेंडर करना चाहता, जैसे उसके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं, ये मेरा नहीं कहना है, परिजनों का कहना है कि वो सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि हाल ही में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उसकी मां के साथ मुलाकात की, उसकी मां के साथ भोजन किया, और मां के माध्यम से उन्होंने एक संदेश, वीडियो संदेश जारी करवाया था, अपील करता हुआ ताकि वो मां के कहने पर वापस आ जाए। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक मुठभेड़ होता है, कथित मुठभेड़, जिसमें 6 माओवादी मारे जाते हैं, जिसमें हिडमा होता है। और दूसरे दिन एक और मुठभेड़ होता है उसी घटना स्थल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें टेक शंकर मारा जाता है। और इसमें एक और शक करने का आधार बनता है कि फर्स्ट टाइम जब मुठभेड़ हुआ था तो इंटेलिजेंस, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, जो फोर्स है, उन्होंने एक मैसेज वायरल करवाया था, व्हाट्सअप मैसेज, जिसमें पहले मैसेज में 4थे नंबर पर टेक शंकर का नाम भी है, और दोबारा जब मैसेज उन्होंने जो वायरल किया, जारी किया, उसमें टेक शंकर का नाम हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में हुआ है। आइडेंटिफिकेशन हिडमा की हो गई थी, उन्हें पता था कि सरेंडर करने वाला है। और जो नक्सली, हाँ, इस मुठभेड़ के बाद एक बड़ा सवाल ये भी खड़े होता है कि उसी दिन हिडमा जिस दिन मारा जाता है उसके शाम से ही एक सुगबुगाहट होने लगती है कि 50 से ज़्यादा नक्सली सरेंडर करने वाले हैं या तो अरेस्ट करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन आ गया था। और दूसरे दिन जब दूसरा मुठभेड़ होता है जिसमें टेक शंकर मारा जाता है, उसी के दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है विजयवाड़ा में, और जिसमें 51 नक्सलियों की गिरफ्तारी दिखाई जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या में नक्सली थे वहाँ पे, और हिडमा कोई मारा जाना, तो कहीं ना कहीं ये लोकल पॉलिटिक्स जो है उसका असर है। क्योंकि अगर हिडमा सरेंडर कर जाता तो वापस सुकमा ही आता, और सुकमा आता तो शायद वो जो स्टेट पॉलिटिक्स और जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर ज़्यादा असर डालता। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति का शिकार होना बोला जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जिन 51 नक्सलियों का जिक्र आप कर रहे थे वो सभी नक्सली जो है विजयवाड़ा के आटो नगर से गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ के अन्य जो आसपास के जिले थे वहाँ से जो है गिरफ्तार हुए थे, और उनके पास से भरमार बंदूकें थी। सोचिए, जो बस्तर का नक्सली, जो बस्तर के लड़ाका माना जाता है, बटालियन नंबर 1 का, जिसमें लच्छू था, मदन्ना था, केसा था, लखमे था, ये नक्सली जो नक्सलवाद का चेहरा थे,
ये नक्सली आखिर भरमार लेके विजयवाड़ा कैसे पहुंच गए। सोचिए किन रास्तों से गए होंगे। विजयवाड़ा वो शहर है, देखिए आंध्र प्रदेश का राजधानी है विजयवाड़ा, वहाँ के ऑटो नगर में इनकी गिरफ्तारी होना कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े करता है। लेकिन सलीम भाई एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में हिडमा मारा गया, हिडमा के साथी मारे गए, उसके बाद एक आरोप ये लगा कि बस्तर के जो नक्सली हैं, जो बस्तर के आदिवासी चेहरे हैं, वो नक्सली मारे जा रहे हैं, और आंध्रा के जो नक्सली हैं, बड़े कैडर के नक्सली, वो जो है या तो समर्पण दिखाते हैं या तो गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो जीवित तो हैं। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से मनीष कुंजाम ने जो आरोप लगाया कि देवजी ने हिडमा की बलि चढ़ा दी, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए दो सवाल एक साथ आपसे कर रहा हूँ। देखिए हिडमा को धोखे से षड्यंत्र पूर्वक मारा गया, ये बड़ा षड्यंत्र तो नज़र आ रहा है, और इसके पीछे क्या खेल है अभी इसमें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि देवजी, दामोदर, हिडमा, एर्रा, ये पूरी जो टीम है बटालियन की टीम है, और ये पूरे एक साथ बटालियन वाले ही हैं। अब देवजी का अता पता नहीं है, देवजी के मुठभेड़ में मार गिराना भी बताया गया, उसके बाद सरेंडर भी बताया गया, लेकिन अब वो नाम गायब है। अब सुनने में आ रहा है कि वो सरेंडर करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने जो तस्वीरें दिखाई तो तस्वीरों में तो फर्जी तो नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी जो कैडर्स मारे गए हैं नक्सली के, सबके ऊपर जो वर्दी है वो नई वर्दी है। ठीक, दूसरा ये है कि जो भरमार के साथ जो बटालियन की टीम अरेस्ट किया जा रहा है, बटालियन की टीम को, और उनके पास से आपको भरमार मिल रहे हैं और ऑटो नगर से कर रहे हैं, और इतने समय से वो कहाँ थे? क्या वो उसी इलाके में रह रहे थे? अगर यहाँ से बस्तर से चलकर 50 से ज़्यादा नक्सली विजयवाड़ा तक पहुँच गए हैं, तो आंध्र प्रदेश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सवाल तो है ये। और हाँ, हिडमा के मारे जाने के बाद जो हथियार भी मिले हैं, तो हथियारों को का आप अवलोकन करेंगे तो हथियार बहुत पुराने हैं, और हिडमा के पास वो हथियार नहीं था, क्योंकि मैं खुद 2017 में मिल चुका हूँ हिडमा से, मेरी एक लंबी चर्चा भी हुई थी उस समय पत्रकार की हैसियत से। लेकिन वो हथियार जो दिखाए जा रहे हैं, ये मेरे शब्द हैं, मुझे शंका है कि वो हथियार नहीं है, और जो 51 जो गिरफ्तारी दिखाई गई है उसमें भी कहीं भी बड़े हथियार नहीं है, सब भरमार दिखाए जा रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की टीम का जो देवजी पे जो आरोप लगा रहे मनीष कुंजाम, उस पर आपका क्या कहना है? देवजी को आरोप लगाना हो सकता है। मनीष कुंजाम जी लंबे समय से काम किए हैं, माओवादी संगठन के टारगेट में भी वो रहे हैं, माओवादी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत बार बोला है, और उनके बीच में भी वही तू में हुआ है कई मामलों में। चुनाव के दरमियान भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमने देखने को मिले हैं कि उनके जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ विरोध होता था, बाकी पोलिंग बूथ्स में कभी नहीं हुआ। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, माओइस्ट पॉलिटिक्स है, तो मनीष कुंजाम जी उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो वो अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बातों में सच्चाई है, और सही भी है। कल सुबह उन्होंने 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और शाम को अभय के नाम से एक लेटर जारी होता है, पर्चा जारी होता है, जिसमें एक कहानी बताई जाती है कि हिडमा अपने कुछ साथियों के साथ इलाज कराने गया था, वहाँ से पकड़ा गया। तो ये कहानी तो पुलिस तो पहले से कर रही थी, ये कहानी तो पहले से, एक कहानी ये भी आ रही थी, और एक कहानी मुठभेड़ की तो दिखाया गया है। तो ये प्रेस में रिलीज करना, अभय के नाम से, पहले तो अभय तो वेणुगोपाल का नाम था, वही जारी करता था। तो अब ये अभय जारी किया है, अभय के नाम से हुआ है, तो हो सकता है कि देवजी हो उसके पीछे। कुछ विकल्प जो है, एक विकल्प है, उसे समझ पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार नक्सलियों का समर्पण जारी है, नक्सलियों का इनकाउंटर जारी है, उससे जो है अब नक्सलियों के जो प्रवक्ता है अभय, उस पर भी सवाल खड़े होता है कि आखिर किस अभय ने, किस प्रवक्ता ने हिडमा को लेकर प्रेस नोट जारी किया। हमारे साथ सलीम थे जो न्यूज़ लाइब्रेरी के फाउंडर हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। सोचिए कि जो बस्तर नक्सलवाद का दंश पिछले 40 सालों से झेल रहा है, वो नक्सलवाद का दंश अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ हिडमा जैसा जो नक्सली है, हिडमा जैसा जो एक फेस था, एक चेहरा था, वो मारा गया, उसके साथ 13 नक्सली मारे गए और 50 नक्सली जो है गिरफ्तार हुए। अब जब मैं आपको खबर बता रहा हूँ, चर्चाएं चल रही हैं, तो इस वक्त भी एक खबर निकल कर आई कि एर्रा, आजाद, नारायण जैसे जो नक्सली हैं, इनकी संख्या लगभग 37 है, जो तेलंगाना में, हैदराबाद में, वहाँ के जो डीजीपी है उसके समक्ष जो है हथियार डालने वाले हैं, यानी समर्पण करने वाले हैं। तो सोचिए, फिर भी उसके बावजूद भी बस्तर में कुछ नक्सली हैं जिनके चेहरे के अगर मैं नाम बताऊं तो देवा है, जो बटालियन नंबर 1 का हिडमा का साथी रहा है, हिडमा का भाई है। उसके अलावा सोचिए गणपति भी बचा हुआ है,
पापाराव बचा हुआ है। ऐसे कई सारे नक्सली हैं जो अब भी बस्तर के जंगलों में हैं, जो नक्सलवाद की लड़ाई में को जारी रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस प्रकार से नक्सलवाद खत्म होता दिख रहा है बस्तर से, तो बस्तर के ऊपर आने वाले समय में कई सवाल भी खड़े होने वाले हैं, क्योंकि बस्तर की जो खनिज संपदाएं हैं, बस्तर की जो हरियाली है, वो अब नष्ट होगा, ऐसा फेसबुक में, सोशल मीडियाओं में चल रहा है, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। जिस प्रकार से हमने आज चर्चा किया, इस चर्चा को आप देखिए, समझिए, सुनिए और आपका जो विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।